स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं एस्फैग्मोमेनोमीटर के विषय में। ये क्या है एस्फैग्मोमेनोमीटर? ये एक यंत्र है, इक्विपमेंट है जिसके द्वारा ह्यूमन का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? एस्फैग्मोमेनोमीटर इज एन इक्विपमेंट व्हिच मेजर्स द ब्लड प्रेशर। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर कैसे इसमें नापते हैं। आप देखेंगे डॉक्टर के पास ये एक तरह से स्केल लगा रहता है, इसमें HG भरा हुआ रहता है और यहाँ पर से एक कफ रहता है, कपड़े की तरह पट्टी की तरह, उसको बांह पर लपेट देते हैं और इस पंपिंग करते हैं, उसमें एयर भरता है और इससे प्रेशर बढ़ता है, करीब 200 mmHg हो जाता है। तो वो क्या हुआ कि जो आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्टॉप हो जाता है और तब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू है, इसके द्वारा रिलीज करते हैं प्रेशर को। तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि ब्लड जो बंद था वो जस्ट शुरू होता है बहना, तो वो एक फिर सुनाई पड़ती है, विसिल जिसे आवाज सुनाई पड़ती है धीरे से, और उसको स्टेथोस्कोप इस पर यहाँ लगते हैं, कान में डॉक्टर लगा उसको सुनते हैं। तो वो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और फिर धीरे धीरे साउंड ये बढ़ता है और जब पूरा और थोड़ा सा रिलीज करते हैं एयर को तो धीरे धीरे पूरा नॉर्मल फ्लो हो जाता है। तो नॉर्मल फ्लो होने के जस्ट बॉर्डर पे साउंड बंद हो जाती है, वो डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है कितना, 1 mmHg के कॉलम में इसको नापते हैं, इसलिए कहते हैं 120 mmHg। ये नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन है ह्यूमन, उसका ब्लड प्रेशर होता है। और फिर डायस्टोलिक जो होता है वो होता है 80 mm आप कर सकते हैं Hg कॉलम। तो यहाँ पर दो टर्म आया, सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। इसी को मेजर करते हैं इस एस्फैग्मोमेनोमीटर से। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जिस समय हार्ट पंप करता है उस समय जो आर्टरी है उसके वॉल पे ब्लड द्वारा एक प्रेशर पड़ता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और उसका वैल्यू नॉर्मल एडल्ट पर्सन में 120 mmHg होता है। कोई भी आप नल खोलते हैं तो कोई पाइप लगा हुआ होता है, तो उसमें जिसे नल खोलते हैं पाइप टेढ़ी भी सीधी जाती है पानी के प्रेशर से। उसी तरह से जब हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड को भेजता है आर्टरी में और ब्लड का प्रेशर पड़ता है वॉल पे और वो प्रेशर जो होता है 120 mmHg। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रेशर exerted by blood on the wall of artery during contraction of heart is known as systolic pressure and its value is 120 mm of Hg। और फिर डायस्टोलिक क्या है? जिसमें आप नल को बंद करते हैं तो प्रेशर पानी का उसमें घट जाता है। उसी तरह से जब जिस समय हार्ट पंप नहीं करता है, रिलैक्सेशन की स्टेज में आता है, तो जो आर्टरी के वॉल हैं उस पर ब्लड का प्रेशर घट जाता है। तो उसमें जो प्रेशर होता है 80 mmHg होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? द प्रेशर exerted by blood on the wall of artery during relaxation of heart is known as diastolic pressure and its value is 80 mm of Hg column। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हुआ, ये नॉर्मल BP मतलब B से ब्लड, P से प्रेशर, 120 mm of Hg ये नॉर्मल है। अगर ये किसी कारण से इंक्रीज कर देता है, ये 120 से 160 हो जाए और ये 80 से 100 हो जाए, तो इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर।
हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये तब होता है जब ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरी के वॉल में फैट जमा हो जाते हैं, कोलेस्टेरॉल जमा हो जाते हैं, तो उसके ल्यूमेन छोटे हो जाते हैं। तो ब्लड का अमाउंट तो फिक्स है, 70 ml एक बार में हार्ट पंप करता है, तो वो क्या करते हैं, उस पर वो ल्यूमेन छोटा होने का जगह प्रेशर पड़ता है और इससे वो ब्लड कैपिलरीज रप्चर भी हो सकता है और ब्रेन में ऐसा होगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और लोगों का डेथ हो सकता है। तो ये आपका क्या कहते हैं हो गया स्फेग्मोमेनोमीटर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम इसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप। अब हम लोग चर्चा करते हैं ब्लड ग्रुप का। ह्यूमन में ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप में बांटा गया है और ये ब्लड ग्रुप का डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन हुआ है। एंटीजन के प्रेजेंस के आधार पर इसको 4 ग्रुप में बांटा गया। एंटीजन क्या है? एंटीजन इज ए प्रोटीनस सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी इज ऑल्सो a proteinous substance which is produced in response to antigen। और एंटीजन को कोई भी बाहरी सब्सटेंस है, अगर उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो भी एंटीजन की तरह काम करता है और बॉडी डिफेंस के ख्याल से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। जैसे चेचक है, चेचक का भी जो पैथोजेंस है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो एंटीजन का काम करता है और वो एंटीबॉडी शरीर को हार्म नहीं पहुंचाता है क्योंकि उसको इनेक्टिव कर दिया जाता है और एंटीबॉडी बन गया। और जब भी कभी चेचक के वायरस का उस पर अटैक होता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और शरीर की सुरक्षा करता है। तो ये क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ 4 ग्रुप होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होते हैं और एंटीबॉडी बी होते हैं, क्योंकि एंटीजन ए जो है एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करता है और एंटीजन जो होता है वो इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं। तो इसमें एंटीबॉडी बी हो गया और ये किसको डोनेट कर सकता है? ये ए को डोनेट कर सकता है और फिर ए बी को डोनेट कर सकता है और ले सकता है किससे? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि वो कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो बी में देखते हैं, बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, क्योंकि बी एंटीजन जो है एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए रिएक्शन ना करे इसलिए ए होता है इसमें। और ये डोनेट किसको करेगा? बी को और फिर ए बी को, चूंकि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ये फिर लेगा किससे? बी से और ओ से, चूंकि ये ओ यूनिवर्सल डोनर है। अब देखते हैं ए बी में एंटीजन ए भी होते हैं बी भी होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नील होते हैं। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि दोनों एंटीजन इसमें है और 2 ही तरह के एंटीजन होते हैं। तो ये ए बी को डोनेट कर सकते हैं सिर्फ, और ले सकते हैं किससे? ए से, बी से, ए बी से, ओ से, तीनों बाकी ग्रुप से, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ओ है, ओ में एंटीबॉडी जो होते हैं एंटीजन वो नील होते हैं और एंटीबॉडी दोनों होते हैं ए बी, इसलिए ये डोनेट कर सकते हैं। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं, क्योंकि एंटीजन इसमें है नहीं इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता। और फिर ये क्या कहते हैं, ले सकता है सिर्फ ओ से। तो ये हो गया। एक और टर्म है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या हुआ? देखा गया कि इसकी खोज जो ब्लड ग्रुप का किया वो लैंड स्टीनर ने किया और देखा कि सेम ग्रुप का भी ब्लड अगर उसको चढ़ाते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो वो भी कुछ केस में क्लॉट हो जाते हैं, तो एग्लूटिनेशन हो जाते हैं, यानी कि आरबीसी उसके ढेर लंप में जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो ये लगा इसको कि जरूर कोई एक और चीज है जो कि पता नहीं है, वो नहीं मिलने के कारण ब्लड क्लॉट हुआ। तो रिसस मंकी में वो फैक्टर पाया गया जिसका रिसस मंकी होता है RHESUS। तो इसी रिसस का RH ले लिया गया और उसको ये भी एंटीजन की ही तरह होता है, इसको RH फैक्टर कहते हैं। तो अगर किसी का ए ग्रुप का ब्लड है, RH पॉजिटिव है, तो उसको कहेंगे A+।
अगर ए ग्रुप का ब्लड है, RH एब्सेंट है, तो ये ए निगेटिव। इसी तरह से बी ग्रुप का ब्लड है और RH भी है, RH का अलग से टेस्ट होता है तो होगा बी पॉजिटिव। अगर नहीं है उसमें RH, बी निगेटिव। ए बी ग्रुप का ब्लड है, उसमें RH है तो ए बी पॉजिटिव। अगर नहीं है उसमें RH, ए बी निगेटिव। इसी तरह से O जो है, O RH अगर उसमें प्रेजेंट है O पॉजिटिव, अगर नहीं है तो O निगेटिव। इस तरह से होते हैं और भारत में लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और भारत में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप के आदमी O ग्रुप के मिलते हैं, इसमें करीब 30%। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। तो देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और जहाँ कहीं भी इंजरी होती है, कटता है कोई ब्लड वेसल तो ब्लड निकलता है। अगर वो ब्लड वेसल बंद ना हो तो सारा शरीर का ब्लड निकल जाएगा और ब्लड के अभाव में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमारे शरीर में नेचुरल एक ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है और ये कम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या है, जैसे देखते हैं कि कोई कट गया या कोई इंजरी हो गई तो ये ब्लड वेसल कटते हैं, फिर ब्लड निकला। ब्लड जैसे ही एयर के संपर्क में आते हैं तो उसमें होते हैं फैक्टर, प्लेटलेट, और या कहीं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है और ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब थ्रोम्बिन जो है ब्लड में एक प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजेन, उसको बदल देते हैं फाइब्रिन में और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये वाटर में इंसॉल्युबल है, ये गलता नहीं है। और जहां पर कटा हुआ है वहां पर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये आके इंटेंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और यहाँ पर से फिर ये इसको क्लॉट कर देते हैं, सील कर देते हैं ब्लड वेसल्स को और ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है और कहीं एक्सीडेंट के समय में नेचुरल क्लॉट हो जाता है ब्लड और लोग ब्लड ज्यादा निकलने से रुकता है और इस तरह से लोगों की जान बचती है। ये हो गया आपका ब्लड क्लॉटिंग। यहीं के बाद ये समाप्त होता है। इस अगले क्लास में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरी जो वीडियो डाउनलोड होगा उसकी सूचना आपको मिलेगी। थैंक यू।